नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज कोशिका विभाजन का दूसरा चरण, दूसरा पार्ट लेकर के हम आपके सामने हैं। कल हमने कोशिका विभाजन में सूत्री विभाजन में माइटोसिस की प्रोफेज और मेटाफेज दो प्रवस्थाओं के बारे में विस्तार से आपको समझाया और वादा किया था कि आज एनाफेज और टीलोफेज की बात करें। वही दो व्यवस्थाएं लेकर के बच्चों हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, थोड़े थोड़े अंतर को समझिएगा और यदि थोड़ा थोड़ा अंतर ये आपके समझ में आया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों को कर पाओगे और यदि अंतर को समझ नहीं पाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों को करना कठिन। नीट हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, पीएनएसटी हो, कोई भी एग्जाम हो, जब वो सवाल पूछता है और पूछ दे कि क्रोमैटिड या डाटर क्रोमैटिड्स मध्यमान रेखा पर, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल पूछा भी गया कि जब डाटर क्रोमैटिड्स मध्यमान रेखा पर किसी भी कोशिका के मिड लाइन पर इकट्ठे होते हैं उस समय कौन सी प्रवस्था से कोशिका गुजर रही होती। और निश्चित रूप से आप इसका जवाब दोगे। और यदि आपको कल का लेक्चर याद होगा, वो चित्र याद होगा, तो निश्चित रूप से आप जवाब दोगे कि साहब वो अवस्था मेटाफेज या मध्यावस्था। कल भी हमने बताया है कि मध्यावस्था क्यों बोलते हैं उसको, चूंकि ये डाटर क्रोमैटिड्स या जो विभाजन की प्रक्रिया में गुजर रहे क्रोमैटिड्स है वो मध्यमान रेखा पर आकर के इकट्ठे हो। चित्र याद करिएगा, डाटर क्रोमैटिड्स मध्य की रेखा पर आ चुके और मध्य की रेखा पर दोनों तरफ सेंट्रियोल का निर्माण हो चुका। सेंट्रियोल से धागे जैसी रेखाएं क्रोमैटिड्स को खींचने के लिए तत्पर हैं। तारक रश्मियों का निर्माण हो चुका है। अब इसके आगे की प्रक्रिया यानी एनाफेज और टीलोफेज की ओर हम आज कदम बढ़ाने वाले हैं। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सूत्री विभाजन की एनाफेज और टीलोफेज, ये प्रवस्था का ये पहला पन्ना, ध्यान से देखिए, हिंदी में देखिए, इसको हमने टू दी पॉइंट लिखा। हमने क्या लिखा पहले लाइन में, ध्यान से देखिए, स्पिंडल फाइबर यानी तारक रश्मियां जिसको कहते हैं, यानी यदि चित्र में आप देखें तो ये वाली तारक रश्मियां हैं। ये हमने लिखा पहली लाइन में कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं आकार में छोटे होने लगते हैं। मान लो एक धागा इतना बड़ा है और जब ये आकार में छोटा होगा तो निश्चित रूप से कोई चीज यदि यहां फंसी हुई है और धागा छोटा हो गया तो ये चीज ऊपर की तरफ खींचने लगी। खींचेगी बच्चों की नहीं? सोचो, आप सोचो। वही चीज प्रैक्टिकल लिखा है, जैसा कोशिका विभाजन में होता है प्रैक्टिकल चीजें लिखी है कि स्पिंडल फाइबर का आकार छोटा होने लगता है और जैसे ही आकार छोटा होने लगता है तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं यानी जो जोड़े में क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जब वो छोटा होगा तो इन पर दबाव बनेगा। दबाव मतलब खिंचाव बनेगा, खिंचाव के कारण ये खींचेंगे। फिर देखिए, जो उन्हें एक दूसरे से अलग खींचता, क्योंकि अभी तो इस तरह की रचना थी और जब फाइबर छोटा हुआ, धागा छोटा हुआ तो इन पर दबाव बना कि ये जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये अलग अलग हो जाए। और तीसरी प्रक्रिया में लिख दिया
कि स्पिंडल फाइबर लगातार छोटा होता जाता है, क्रोमैटिड्स को विपरीत ध्रुवों पर खींचता चला जाता है। कल ही बताया था कि दो ध्रुव बन जाते हैं, कारक केंद्र दो बन जाते हैं और कोशिका के दो ध्रुवों पर बनते हैं। एक यहां बनता है और एक यहां बनता है। तारक रश्मियां दोनों में, अब दोनों धागे छोटे होने लगे तो ये जो चिपके हुए क्रोमोसोम हैं अपने अपने सेंटर की ओर भाग चले। बिल्कुल सावधानी से, टू द पॉइंट याद करते चलिएगा, बहुत सरल है। एनाफेज और टेलोफेज विपरीत ध्रुवों पर खींचता जाता है और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान सेट का पाया जाना सुनिश्चित। अब देखिए, जो ये लाइन है कि प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान सेट का पाया जाना सुनिश्चित करता है। अब जरा ये अंदाजा करिए कि ये कोशिका है, ये टाटर क्रोमैटिड है और ये कोशिका विभाजन की आगे प्रक्रिया कर रही है, तो इसमें एक देखिए लाल वाला ऊपर चला गया और एक नीला वाला ऊपर चला गया। ऐसे नीचे दूसरे पोल पर एक लाल चला गया, एक नीला चला गया। और जब ये कोशिका बट करके संतति कोशिका नंबर 1 और नंबर 2 बनेगी, तो इसकी मातृ कोशिका से रचना बिल्कुल समान होगी कि नहीं? बताओ, आप बताओ। मातृ कोशिका से इसकी रचना बिल्कुल करेक्ट समान होगी कि नहीं? और कमेंट बॉक्स का उपयोग किया करो। जब सवाल हम पूछा करें तो आप बताया करो कि हाँ या ना। देख लो, वही चीज को हमने अपनी भाषा में लिखा है कि प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान सेट का पाया जाना यही तो निर्धारित होता है। ऐसा नहीं होता कि तारक रश्मि इसको पकड़ करके पूरे के पूरे जोड़े को लेकर के ऊपर चली जाए, अथवा तारक रश्मि इस पूरे को नीले को लेकर के इधर चली जाए तो पता लगा जो संतति बनी वो माता पिता से भिन्न हो गई। ये प्रकृति का नियम है, ये बाई नेचर है। आधे आधे ही गुणसूत्र जो जोड़े के हैं, एक ऊपर जाएगा एक दूसरे पोल पर जाएगा और ऐसे दूसरे जोड़े का एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। इस प्रकार से बनी हुई संतति जो है माता या पिता से बिल्कुल मिलती जुलती। फिर से एक बार हिंदी पर नजर बनाइए। स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं, सहयोगी क्रोमैटिड्स पर बल डालते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग खींचता है। स्पिंडल फाइबर लगातार छोटा होता जाता है, क्रोमैटिड को विपरीत ध्रुवों पर खींचता जाता है। यह प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान सेट का पाया जाना सुनिश्चित। नोट्स जब बनाना, जो हमारे साथ 11th-12th वाले बच्चे जुड़े होंगे या यूपीएससी वाले बच्चे जुड़े होंगे जिनमें आंसर राइटिंग कराई जाए, मान लीजिए आपको आंसर राइटिंग दे दी जाए एनाफेज, एनाफेज पर लिखने के लिए हम आपको बोल दें, तो एनाफेज पर जब आप लिखना शुरू करो तो ये सारी चीजें उसमें शामिल। लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, भाषा आपकी अलग हो सकती है, और मधुर लिख सकते हो और बेहतर लिख सकते हो, लेकिन इन चीजों को समझने के बाद आप लिखिएगा, कोशिश करिएगा। क्या आप आंसर राइटिंग एनाफेज पर कर सकते हो? आइए, इसको अंग्रेजी में भी हमने लिखा। हमने क्या कहा, एनाफेज की जो व्यवस्था होती है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटेड एंड गो टूवर्ड्स द अपोजिट। सीधे सीधे इसमें कह दिया कि जो सेंट्रोमियर होता है, यानी जो चिपकने वाला स्थान होता है, याद करो इधर ये दोनों आपस में एक दूसरे से किस स्थान से मिले होते हैं, ये कहलाता है सेंट्रोमियर। एनाफेज की अवस्था में सेंट्रोमियर टूट जाता है और टूट करके दोनों क्रोमैटिड्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं अपने अपने पोल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, चले जाते हैं। वही चीज हिंदी में भी होता है। फिर क्या हुआ, go toward the opposite poles, sister chromatids now become the daughter chromosome। अब ये जो क्रोमैटिड थे, ध्यान से सुनना,
अक्सर बच्चों के समझ में ये बात नहीं आती कि ये जो क्रोमैटिड है, अब जब ये सिंगल सिंगल हो गया, एक एक हो गया, भाई डबल था, बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा था, और जब ये अलग अलग हो गया तो ये डॉटर क्रोमोसोम या पुत्री गुणसूत्र कहलाता है। नोट कर लो, लिख लो, भाषा मत बदल देना। क्रोमैटिड है तो जोड़ा है, क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है तो पुत्री क्रोमोसोम उसका नाम। हमने एक कोशिका में विभाजन करते हुए इस तरह की रचना को एक्चुअल कैसे होता है कोशिका के अंदर, ऐसी भी एक चित्र को लगाए। देखो, भाग रहे हैं, ये क्रोमोसोम भाग रहे हैं। यदि आप ड्रामेटिक देखो, हाथ से बना करके देखोगे तो ये देखो, तारक रश्मियां खींच रही है, टुकड़े में खींच रही कि नहीं। एक नीला ले लिया, एक लाल ले लिया, खींचना शुरू। खींचने वाला कौन होगा, क्योंकि ये कब मिले थे हमको, जब ये जोड़े में सेंटर में आ गए थे, उस समय हमको खींचने के लिए मिले थे। अब तो यहां पर खींचने की प्रक्रिया ऊपर की तरफ चली, यानी दोनों के बीच में एनाफेज में एक चीज रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सेंट्रोमियर टूटता है। नीट ने सवाल पूछा, वह कौन सी प्रवस्था है जिसमें सेंट्रोमियर टूट जाता है और दोनों क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन दिया, क्या वो प्रोफेज है, क्या वो मेटाफेज है, क्या वो एनाफेज है, क्या टीलोफेज है। अब उत्तर आप बताओ। यदि आप गंभीरता से पढ़े होगे तो उत्तर आपसे बनेगा और आप उत्तर लिखोगे, वह प्रवस्था एनाफेज है कि नहीं। यदि ना हो तो बताओ, है तो बड़े बुलंदी से कमेंट सेक्शन का उपयोग करो। सिस्टर क्रोमैटिड अट्रैक्टेड टू द पोल, एनाफेज की ये विशेषता है। पोल की तरफ खिंच गए और ये सिस्टर क्रोमैटिड पोल में चले गए और ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल में चले गए, कोई दिक्कत नहीं, चित्र बना ले। आओ, एनाफेज की, ध्यान से सुनना, एनाफेज की माइटोसिस के यानी सूत्री विभाजन के एनाफेज की मुख्य विशेषता दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का पृथक्करण। पहली बात, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का आइसोलेशन और कोशिका के ध्रुवों में उनका प्रवास, पहुंचना नहीं, प्रवास समझ रहे हो, उनकी तरफ, ध्रुवों की तरफ चल देना, पहुंच नहीं जाना, चल देना, प्रवास। दो बातें, प्रक्रिया के दौरान सेंट्रोमियर दो गुणसूत्रों को जन्म देने के लिए आसानी से विभाजित हो, सेंट्रोमियर टूटेगा, विभाजन होगा सेंट्रोमियर में, और ये सेंट्रोमियर के टूटते ही दोनों सिस्टर क्रोमैटिड प्रवास पर निकल जाएंगे। कहां के प्रवास के लिए, पोल के प्रवास के लिए। आप भाषा अपनी चेंज कर लेना, हिंदी। एनाफेज के दौरान क्या होता है कि प्रोटीन उस पदार्थ को तोड़ देता है जिसमें क्रोमोसोम की दो प्रतियां सेंट्रोमियर पर एक साथ चिपक जाती। ऐसा नहीं है कि वहां कोई हाथ लगा हुआ है कि हाथ से आप क्रोमोसोम, दोनों क्रोमैटिड को अलग कर दो, सेंट्रोमियर को तोड़ दो, ऐसा नहीं। वहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कोशिका विभाजन के समय एक्टिव होगा और वो ही प्रोटीन उसको तोड़, इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटीन है जो तोड़ देता है सेंट्रोमियर को, कि आधा क्रोमोसोम उधर और आधा इधर, यानी डॉटर क्रोमैटिड उधर, डॉटर क्रोमैटिड। आगे अब बात करते हैं, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि उसको तोड़ने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है, एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसके कारण ये टूटता है। आइए टेलोफेज देखिए। अब ये टूट गया, पोल्स पर ये चले गए, पोल्स के प्रवास के लिए चले गए।
अब ये पोल्स पर पहुंचते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स, न्यूक्लियोलाई रीअपियर, क्रोमोसोम अनबिंड इनटू क्रोमैटिन। हमने आपसे वादा किया कि जो क्रोमैटिड था वो क्रोमोसोम में परिवर्तित हुआ, याद है? क्रोमैटिड किसमें बदला? क्रोमोसोम में। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए टीलोफेज में क्रोमोसोम अनबिंड इनटू क्रोमैटिन फिर से ये जाल बना रहा है, यानी जोड़ा बना रहा है। जोड़ा बनाया है तब उसका नाम हमने किया क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, नाभिकीय झिल्ली का फिर से निर्माण। पहले पोल पर देखो, नाभिकीय झिल्ली बनी। न्यूक्लियोलाई यानी नाभिक का फिर से दिखना। क्रोमोसोम अनबिंड इनटू क्रोमैटिन, गुणसूत्र का क्रोमैटिड के रूप में रूपांतरण। और हमने आपसे वादा किया था कि एक प्रकार की प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन जो सेंट्रोमियर होता है उसको भी तोड़ने का काम करती है, तथा एक प्रोटीन वो भी होती है जो दो कोशिकाओं को पृथक करने का भी काम करती है, और वो प्रोटीन होती है मायोसिन सेकंड। ये मायोसिन सेकंड नाभिक के अंदर होती है। अब पूछोगे आप मायोसिन फर्स्ट कहां होती है? तो मायोसिन फर्स्ट जो प्रोटीन होती है वो हम लोगों के शरीर में, एक्टिन और मायोसिन आपने पढ़ा होगा। एक्टिन और मायोसिन शरीर के बाहर होती है और जो शरीर को चलाती है, और ये मायोसिन सेकंड और एक्टिन प्रोटीन जो है ये नाभिक के अंदर, ये कोशिकाओं के विभाजन के लिए जिम्मेदार, सेंट्रोमियर को पृथक करने के लिए जिम्मेदार। अब ध्यान से इस चित्र को, अब कोशिका मायोसिन सेकंड और एक्टिन क्या करती है कि एक पूरी कोशिका में यहां पर खांच का निर्माण करती है। खांच बन गई, कोशिका अलग नहीं हुई, खांच बनी। तो खांच का निर्माण किस प्रवस्था में हुआ? टीलोफेज, प्रारंभिक अवस्था में। खांच का निर्माण तब होता है जब उसके पहले नाभिकीय झिल्ली बन गई, क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल गया और नाभिक का निर्माण। तीन चीजें यहां लिखा हुआ, तीनों चीजों को अलग से हिंदी में लिख ले। यदि इसी चित्र को एलांगेशन कर दिया जाए, देखो इसी चित्र को हमने इसमें दिखाया, ये लेकर के आया था, ये क्या था? तारक केंद्र। ये क्या थी? तारक रश्मियां। ये खींच खींच करके ले गई। अब साहब ये आ गए, और जैसे ये आए तो इनके बाहर दीवार का निर्माण देख रहे हो, शुरू हो गया। और ये जो बाहर दीवार का निर्माण हो रहा है ये कहलाती है नाभिकीय झिल्ली, और नाभिकीय झिल्ली जिसको कवर कर रही है वो क्या कहलाएंगे? क्रोमोसोम। अब यही क्रोमोसोम जब उलझ करके पूरे जाल का निर्माण कर देंगे तो इसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। अंतर समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा हमसे पूछना। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है, ये तीनों का अंतर समझ लेना। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो बीच में आई मायोसिन सेकंड और एक्टिन प्रोटीन। उसने क्या किया कि दोनों नाभिक के बीच में कोशिका में एक खांच का निर्माण कर, और ये खांच जैसे बनी वो अगली प्रक्रिया आप ध्यान से देखो। टीलोफेज की हिंदी में हमने लिखा कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, बार बार कह रहे हैं क्रोमोसोम पतला हो जाता है, नाभिकीय आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, यानी प्रत्येक नए गुणसूत्र समूह के चारों तरफ नाभिकीय झिल्ली बन जाती है। ये टीलोफेज की विशेषता है। संतति गुणसूत्र किनारों पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गए साहब।
स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यह सवाल था पीएनएसटी। समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन या सोमैटिक डिवीजन में वो कौन सी प्रवस्था है जिसमें तारक रश्मियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जवाब दो बच्चों, कमेंट सेक्शन का उपयोग करो, लिखो। और इसका सही जवाब होगा स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं टीलोफेज। लिखा भी। जब आप नोट्स बनाना इसके, तो ये सारे पॉइंट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट का नोट्स अलग से 1 2 3 4 इन्हीं पर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। पहला तो ये किनारों पर पहुंच गए। दूसरा ये कि नाभिकीय आवरण बन गया, न्यूक्लियोलस का निर्माण हो गया, और संतत गुणसूत्र जैसे के जैसे ये किनारे पर पहुंच गए, नाभिक का निर्माण हो गया, नाभिकीय झिल्ली का निर्माण हो गया, और स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से समाप्त। अब यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में किसी कोशिका के विभाजन के बॉडी के अंदर की तस्वीर आप देखते हो, तो ऐसी रचना आपको, यदि ऐसी रचना आपको माइक्रोस्कोप में हम दिखाएं, तो इस प्रवस्था को क्या कहोगे? बता सकते हो? बिल्कुल आप बताओगे, बोलोगे साहब यहाँ ये जो खांच दिख रही है, क्लीवेज फरो जिसको बोलते हैं, यही क्लीवेज फरो ये तय करती है कि ये प्रवस्था टीलोफेज। अब पूरी प्रक्रिया जितनी हुई उसको स्टेप बाय स्टेप इस चित्र के द्वारा समझो, इसकी समरी समझ लो, और समरी को ध्यान में रखते हुए चित्र बना करके आप समझने की इसको कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव भी यहीं से, जब हम आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट लाएंगे, एनाफेज और टीलोफेज डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, तो इन्हीं 4 चित्रों को पकड़ेंगे और यही सवाल पूछेंगे। प्रोफेज की जो प्रवस्था होती है, इस प्रोफेज प्रवस्था में सारे के सारे गुणसूत्र जो अभी इकट्ठे थे, प्रोफेज की प्रवस्था में ये देखिए, जो नाभिकीय झिल्ली होती है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, यानी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो, देख रहे हो, नष्ट होना शुरू। साथ में इसी चित्र में दिखाया, इसी चित्र पर, कि जो तारक केंद्र है, वो तारक केंद्र 1 से 2 बटने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख रहे हैं, एक इधर और अभी एक जगह पर है तारक केंद्र, किसी एक स्थान पर, किसी एक साइट पर ये तारक केंद्र। प्रोफेज की विशेषता देखा, दो दो करके विशेषता बताएंगे और इन्हीं पर ऑब्जेक्टिव तय। मेटाफेज की अवस्था में पहुंचे, तो मेटाफेज में सारे के सारे गुणसूत्र जो हैं ये कहां पहुंच गए? बिल्कुल मध्यमान स्थिति। अब ये सारी प्रक्रिया आप जानते हो कि ये जो धागे जैसी रचना है, ये तारक रश्मियां कहलाती है। ये जो दोनों केंद्र हैं, ये तारक केंद्र। तारक रश्मियां अभी विस्तार से हमने आपको उधर बताया है कि जैसे ही हम एनाफेज में पहुंचते हैं, बहुत सरल है। एक बार ये चारों चित्र आपके समझ में आ गए ना, 1 2 3 4, तो कभी आपको सेल डिवीजन की, माइटोसिस की प्रक्रिया कभी नहीं भूलेगी। और जैसे ही हम एनाफेज में पहुंचते हैं, तो ये जो गुणसूत्र होते हैं 1 2 3 4, जो सेंटर में थे, इसमें तारक रश्मियां जो हैं आकार में छोटी होती चली जाती, और जब ये आकार में छोटी होती हैं, तो ये गुणसूत्र जो है किनारे की तरफ खिसकना शुरू कर देती। ये डॉटर क्रोमैटिड्स है, खिंच गए लो। और जैसे अंत की प्रवस्था यानी टीलोफेज में पहुंचते हैं, तो कोशिका के मध्य स्थिति में एक दरार का निर्माण होता है, और इसे क्लीवेज फरो के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इसके नाभिक के चारों तरफ
ये इकट्ठे हो जाते, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो, सॉरी, नाभिक की झिल्ली का निर्माण हो जाता है और टीलोफेज की अंतिम अवस्था पूरी। एक और महत्वपूर्ण, यदि ये चित्र याद रहा तो आपको माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यदि ये चित्र याद रहा तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो ये चारों चित्र याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें एक प्रक्रिया और अक्सर आपसे पूछी जा सकती है। एक प्रक्रिया होती है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब यहां से साइटोप्लाज्म है, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। जब किसी कोशिका द्रव्य, ध्यान से सुना, जब किसी कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाए तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर जो रिंग बन रही है, ये रिंग थोड़ी देर बाद इसको तोड़ देगी और ये अलग अलग कोशिकाएं बट जाएंगी। नाभिक ऑलरेडी पहली ही प्रक्रिया में दो हो चुके। अब इनके अंदर का तरल पदार्थ भी आधा आधा बट जाए और बीच की दीवार अलग हो जाए, जो मायोसिन सेकंड और एक्टिन प्रोटीन कर रही हैं, तो अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी कि नहीं? बन जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया टीलोफेज की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें वो तोड़ करके और इसको दो प्रक्रियाओं में बांट। हमने लिखा यहां पर एक एनिमल सेल का उदाहरण लेते हुए, एक क्लीवेज फरो इज क्रिएटेड यूजिंग ए रिंग कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट का ये सवाल। एक्टिन और मायोसिन सेकंड, ये प्रोटीन सक्रिय होती है और बीच में एक दीवार का निर्माण। सेंटर, ये खांच जो है धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। द क्लीवेज फरो रीचेस द सेंटर, और ये खांच जो है बीच में पहुंच जाती है और द सेल्स आर पिस्ड ए पार्ट इनटू टू सेपरेटेड डार्ट्स। और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये खांच गहरी होते होते दो कोशिकाओं का निर्माण। अब बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि नाभिक तो दो पहले से बन चुके हैं, नाभिक का निर्माण हो चुका है, तो अब तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस की जरूरत नहीं है, नाभिक दोनों बन चुके हैं। साइटोकाइनेसिस की जरूरत है। साइटोकाइनेसिस के लिए मायोसिन सेकंड और एक्टिन प्रोटीन सक्रिय होता है और बीच की दीवार को तोड़ देता है, पहले खांच बनाता है, खांच को धीरे धीरे गहरी करता चला जाता है, अंत में दो कोशिकाएं। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस? ये सवाल था। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में अंतर क्या है? 11th और 12th के बच्चे जो एग्जाम देंगे उनके लिए जरूरी है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पर 3 अंतर लिखिए। ऐसा भी हो सकता है। पीएससी की जो आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं उनके लिए हो सकता है। हमने अंतर लिखने का एक नया तरीका निकाला। हमने जो आंसर राइटिंग करते हैं बच्चे, उनके लिए नया होगा। हमने इधर स्टेप नहीं डाला 1 2 3, हमने सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस लिखा और पहले ही बीचों बीच लिख दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है कैरियोकाइनेसिस का, अर्थ क्या है साइटोकाइनेसिस। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस क्या। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया, ठीक। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है साइटोप्लाज्म के विभाजन की प्रक्रिया। अब इसमें कोई नई बात तो हमने लिखी नहीं, सिर्फ लिखने का हमने तरीका बदला। और यदि कभी यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट के किसी पीएससी में लिखने का आता है, यदि आप 12th की परीक्षा दे रहे हो लिखने का आता है, तो जरा इस हिसाब से लिखने की कोशिश करना ना, आपके लिए नया तरीका हो। साइटोप्लाज्म के विभाजन की प्रक्रिया, इसमें
कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक दो संतति केंद्रक में विभाजित हो जाता है। बिल्कुल नई बात नहीं। इसमें जो नाभिक होता है दो डाटर न्यूक्लियाई में बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है साहब। एक नाभिक दो डाटर न्यूक्लियाई में बढ़ता है, बढ़ गया। इसमें क्या होता है साइटोकाइनेसिस में? साइटोप्लाज्म जितने भी कोशिकांग हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गाल्गी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे वैक्यूल हो, कुछ भी हो, सब समान रूप से बटेंगे और बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी दोनों पुत्री कोशिकाओं। स्थानांतरित हो गया। एक सवाल हो सकता है आपके बुक में ना हो, डिपेंडेंसी या जिसको निर्भरता, कौन सी क्रिया ज्यादा प्रमुख है, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस पर निर्भर है कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस पर निर्भर है, तब आपका जवाब थोड़ा कठिन होगा। सवाल सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस के साथ तो ये क्रिया हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है तब भी कैरियोकाइनेसिस हो सकती है। समझ गए? नाभिक, एक सेल के अंदर कई नाभिक हो सकते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस बिना कैरियोकाइनेसिस के कुछ भी नहीं है, जीरो। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म आप बांटते रहोगे, जब नाभिक जो सेंटर पॉइंट है उसको नहीं बांटोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमने लिख दिया यह कैरियोकाइनेसिस पर निर्भर नहीं करती, यानी इसकी निर्भरता कैरियोकाइनेसिस पर नहीं। तो आंसर राइटिंग कर रहे हैं बच्चे, वो कुछ नया लिखने की, नया प्रेजेंटेशन देने की कोशिश से हमने ये सवाल लिखा है। इसी तरह से कई सवालों बना करके एनाफेस पर लिखें, हमें बताएं, हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, टेलीग्राम पर करें, कहीं भी शेयर करके हमको दिखाएं। और इस तरह से आज आंसर राइटिंग के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकना होगा। कहीं भी यदि को आपको दिक्कत लग रही है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी क्लास लाइव सेशन के दौरान, हम लाइव रहते हैं, आपको उस समय कोई दिक्कत लगती है तो आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो यदि आपके दिमाग में सवाल उठेगा तो फिर आप नहीं पूछ पाएंगे। तो बच्चों, कैसा रहा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैसा रहा डिस्कशन और कैसी रही आंसर राइटिंग ये भी जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।